बीकॉम थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार पुनः मैं नया विषय लेकर हाजिर हुआ हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वित्त के क्या उद्देश्य होते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक टॉपिक है और कई बार क्वेश्चन इस पर आया हुआ है। इसी प्रकार से आज जो मैं ले रहा हूँ वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वित्त प्रबंध के क्या कार्य होते हैं या वित्त प्रबंध के क्या क्षेत्र हैं। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है और आपकी परीक्षा इसीलिए ली जाती है कि आप उस परीक्षा में किस प्रकार अपना IQ इस्तेमाल करते हुए उसमें सफल हो सकते हैं। तो अगर कार्य आ जाए, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाए या स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों का आंसर सेम ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि वित्तीय प्रबंध के क्या कार्य हैं या क्या क्षेत्र है। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप बहुत बड़ा है। आप सभी जानते हैं कि वित्त अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वित्त का प्रबंध करना अपने आप में फिर एक सबसे बड़ा हेडेक होता है, जो मैंने पूर्व में भी बात की थी। तो उसी संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं कि वित्त के क्या क्षेत्र हैं। अलग अलग वित्त के अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से बात की है। किसी ने कहा कि वित्त का क्षेत्र का मतलब होता है कि उसमें हम 3 बातें सम्मिलित कर सकते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस और लाभांश नीति निर्णय, अर्थात विनियोग निर्णय, वित्त प्रबंधन निर्णय और लाभांश नीति निर्णय। इन्हीं तीनों को कुछ अर्थशास्त्रियों ने अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार उन्होंने इसको कई प्रकार के कार्यों में बांटा, जिसमें मुख्य रूप से हम अनावर्ती वित्त कार्य, आवर्ती वित्त कार्य, नैतिक कार्य आदि कार्यों में उसको सम्मिलित कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्ती वित्त कार्यों की, रेकरिंग फाइनेंशियल फंक्शन। रेकरिंग का मतलब होता है जिसकी प्रकृति बार बार उत्पन्न होने की होती हो, रेकरिंग फाइनेंस फंक्शन। ये वो कार्य होते हैं जो बार बार उत्पन्न होते हैं और एक वित्त के जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए समस्या होती है कि वो किस प्रकार इन कार्यों को अच्छी तरह संपादित करें। उसमें भी मुख्य रूप से जो सबसे पहली बात आती है कोषों के नियोजन की, यानी सबसे पहला जो इसमें अगर हम बात करें आवर्त वित्त कार्य में तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कोषों का नियोजन, प्लानिंग ऑफ फंड्स। यानी कोई भी उपक्रम चाहे नया हो अथवा पुराना, उसको ये डिसाइड करना होगा कि वो कोषों का नियोजन प्लानिंग कैसे करें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और उसके लिए क्योंकि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं आपको प्लान तो करना ही पड़ेगा। सरकार भी करती है, आप भी कई जगह करते होंगे और उसके लिए फिर आपको आवश्यकता होती है वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना। उद्देश्य बनाने पड़ेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव्स का। आखिर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य सुस्पष्ट होने चाहिए ताकि संस्था के जो भी व्यक्ति काम करें उसको ये पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है। और उद्देश्य के साथ साथ में आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये पॉलिसी कई प्रकार से हो सकती है। पॉलिसी में मुख्य रूप से हम ले सकते हैं पूंजी की मात्रा और अवधि, यानी पूंजी की कितनी मात्रा आप लेंगे, कितनी पीरियड के लिए आप पूंजी लेंगे। पूंजीकरण को निर्धारित करने वाली नीति हो सकती है, पूंजीकरण कितना होगा कंपनी का, कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटल फंड्स। जो कैपिटल आप जुटाएंगे विभिन्न स्रोतों का आपको चुनाव करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। स्थायी और चालू संपत्तियों के बीच में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कितना चालू संपत्तियों में कितना स्थायी संपत्तियों में विनियोग किया जाए और फिर जो आय प्राप्त हो रही है उस आय का निर्धारण कैसे होगा और उसका वितरण किस प्रकार होगा। तो बहुत सारी पॉलिसीज हो सकती हैं, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या पॉलिसी बनानी है। जब आपने पहला काम प्लानिंग हो गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, फिर उसी बात आती है आपका कोषों का संग्रहण करना, कलेक्शन ऑफ फंड्स। कोषों का संग्रहण कई तरीके से हो सकता है, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, डिवेंचर, शेयर्स, डेट्स और भी कई प्रकार के ऐसे सोर्स होते हैं जो कंपनी जुटाती है और हर एक सोर्स की अपनी लागत होती है जो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आगे पढ़ेंगे। तो कंपनी को ये डिसाइड करना पड़ेगा, एक फर्म को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको कोषों का संग्रहण किन किन सोर्सेज से करना है ताकि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम हो। क्योंकि कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स से मिलकर बनी है और वो इसके मालिक हैं।
और अगर ऐसी स्थिति में उसने लागत बढ़ा दी तो वो आय पीछे प्राप्त नहीं हो पाएगी। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि कोषों का संग्रहण हो गया आपका, तो आपको उसका एलोकेशन करना पड़ेगा। एलोकेशन कई प्रकार से हो सकता है, स्थायी संपत्तियों में, चालू संपत्तियों में, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किन किन में आपको इसका एलोकेशन करना है। एलोकेशन ऑफ फंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐसा ना हो कि कहीं पर बहुत ज़्यादा हो जाए, कहीं पर बहुत कम हो जाए, जो कंपनी के लिए आगे जाकर खराब सिद्ध हो सकता है। उसके बाद जो समस्या आती है या जो कार्य होता है आय का आवंटन, एलोकेशन ऑफ इनकम, यानी आपको इनकम हुई है, अब उस इनकम के बारे में आपको ये सोचना होगा कि इनकम का क्या करें। कंपनी अपने विस्तार के लिए, भावी विस्तार के लिए अपने पास रख सकती है, या कंपनी को ये डिसाइड करना होगा कि वो लाभांश शेयर होल्डर्स के बीच में वितरित करे। तो उस आय का करना क्या है ये उसको निर्धारित करना पड़ेगा। और तब उसके बाद में उसको फिर बात आती है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे, अब आपकी परफॉर्मेंस जो आई है उसमें क्या क्या वेरिएशन है, और वो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये वापस इसका रिव्यू करना पड़ेगा कि वेरिएशन क्यों आए, और उन प्रमापों को, उन विचलनों को दूर करना होगा। और उसके बाद में आपको फर्म के अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। फर्म के अन्य विभाग, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कंपनी के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सभी से कोऑर्डिनेट करते उसको चलना पड़ेगा। क्योंकि वित्त के आधार पर ही, वित्तीय जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, फाइनेंशियल मैनेजर का जो काम होता है, उसका मुख्य कार्य होता है कि वो सबको लेते हुए चले, कोऑर्डिनेशन। तो ये तो वो कार्य थे जो कि आवर्ती वित्त कार्य में हम सम्मिलित करते हैं। फिर बात आती है आपकी अनावर्ती वित्त कार्य। अनावर्ती वित्त कार्य का मतलब होता है वे कार्य होते हैं जिनकी प्रकृति बार बार उत्पन्न होने की नहीं होती है। ये कंपनी में कभी कभी पैदा होते हैं, लेकिन प्रबंधकों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है, जिसमें हम मुख्य रूप से मर्जर की बात करते हैं, अमालगमेशन की बात करते हैं, और भी कई तरह की इसमें बातें आती हैं। तो वो आपको उस समय भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें आपको किस प्रकार कार्य करना है। और फिर कंपनी के पास में ऐसे कार्य होते हैं जो रूटीन के होते हैं, इसको नैतिक कार्य में उसको बांट सकते हैं। रूटीन के कार्य बहुत सारे होते हैं, और ये आपके अकाउंटेंट लेवल के या क्लरिकल लेवल के हो सकते हैं, जिसमें रोकड़ का वितरण करना या सरकारी नीतियों का पालन करना वगैरह वगैरह, बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। यानी कुल मिलाकर जो बात आती है इसमें ये आती है कि आपको विनियोग निर्णय, प्रबंध निर्णय और लाभांश नीति में ये सारी चीजें आ जाती हैं, और यही एक प्रकार का क्षेत्र है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए किसी भी रूप में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इन सबको लेते हुए चलना है। धन्यवाद।